लीजिए ऑर्थो इफेक्ट के साथ आज शुरू करने जा रहे हैं अपन जीओसी का लेक्चर नंबर 13। तो आपका पुनः स्वागत केमिस्ट्री धाम की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। और लीजिए शुरू कर रहे हैं अपन ऑर्थो इफेक्ट। तो देखिए ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। ऑर्थो इफेक्ट इज ए वन ऑफ द एसआईआर इफेक्ट, यानी एसआईआर इफेक्ट ही है। ये एक प्रकार का एसआईआर इफेक्ट ही है, जैसे कि अपनी लेक्चर नंबर 12 में एसआईआर इफेक्ट की चर्चा रही थी। तो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट। इस बीच में आपको कहना चाहूंगा कि जब तक जीओसी चल रही है मेरी वही चीज आप क्रमशः, यदि कोई आज पहली बार इस वीडियो को चेक कर रहा है, देख रहा है, तो आप जीओसी 1 पे जाइए। जीओसी 1 से लेकर के लगातार कंटिन्यूसली वीडियो देखिए, आपकी जीओसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाने वाली है। और यदि पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो लीजिए शुरू करते हैं अपन ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट के लिए मैंने कहा आपको कि यह एक प्रकार का एसआईआर इफेक्ट ही है, लेकिन यह मोस्टली जो ऑब्जर्व होता है, विशेष ध्यान दें, खास करके जेई और नीट के बच्चे विशेष ध्यान दें। ऑर्थो इफेक्ट मोस्टली जो ऑब्जर्व होता है वो होता है बेंजोइक एसिड, और नंबर 2 होता है एनिलिन। मोस्टली यह इफेक्ट इन्हीं दो कंपाउंड्स में ऑब्जर्व होता है क्या? एसआईआर इफेक्ट ही है, वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ एसआईआर। यानी यह भी क्या होगा, किसी भी कंपाउंड की जो बल्की ग्रुप होगा उस बल्की ग्रुप की वजह से रेजोनेंस में डिस्टर्बेंस से होगा। सीधी बात, जैसा अपन ने एसआईआर इफेक्ट पढ़ा है। एसआईआर इफेक्ट में क्या पढ़ा था अपन ने पढ़ा था कि भाई स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, यानी किसी भी बल्की ग्रुप की उपस्थिति की वजह से रेजोनेंस में बाधा उत्पन्न हो जाना ही कहलाता है एसआईआर इफेक्ट। अभी यहां पर जो बल्की ग्रुप होगा वह बल्की ग्रुप कहां होगा? ऑर्थो पोजीशन पर होगा। लीजिए यहां बनाया मैंने COOH बेंजोइक एसिड और ये NH2 एनिलिन। इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर कोई भी ग्रुप यदि लगा दिया जाए, नो मैटर दैट दिस वन ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग, कोई मतलब नहीं है कि वह ग्रुप कैसा है, दाता प्रभाव रखता है या ग्राही प्रभाव रखता है, कोई मतलब नहीं है। केवल उसके ऑर्थो पोजीशन पर हो। विशेष ध्यान दे, बेंजोइक एसिड और एनिलिन दोनों ही केस में ऑर्थो इफेक्ट लागू होता है। ऑर्थो इफेक्ट क्या है? एनिलिन और बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर यदि कोई भी ग्रुप मौजूद हो तो उस ग्रुप की उपस्थिति की वजह से यहां का जो रेजोनेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब हो जाने की वजह से बेंजोइक एसिड की एसिडिटी बढ़ जाती है और एनिलिन की बेसिसिटी घट जाती है। यानी यह अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है बेंजोइक अम्लों की, और इनकी क्षारीय प्रकृति घट जाती है। विशेष ध्यान देने वाली बात। अब अपन एक एक को समझेंगे कि किस प्रकार से इनकी अम्लीयता और क्षारीयता को ये प्रभावित करता है। तो ऑर्थो इफेक्ट चल रहा अपना। लेते हैं अपन पहला एग्जांपल यहां पर बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड के लिए मैंने ये लिखा है, अब तुलनात्मक स्टडी पढ़ा रहा हूं आपको। ये मैंने बनाया बेंजोइक, ये कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये H। यहां ये रहा, बिल्कुल 1% भी समस्या नहीं आनी, आप तसल्ली से रहिए। यहां कोई भी ग्रुप जोड़ दिया मैंने, यहां आप NO2 जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग, OCH3 जोड़ दीजिए, CH3 जोड़ दीजिए। कोई मैटर नहीं करता कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रोविंग है कि हाइपर कॉन्जुगेशन वाला है या प्लस आई माइनस आई इफेक्ट वाला है, कोई मैटर नहीं कर रहा। अब इन दोनों की तुलना करते हैं। मैं कह रहा हूं कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेंजोइक एसिड की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है देखते हैं। यहां अम्लीय कब होगा? जब H पॉजिटिव त्याग देगा। H पॉजिटिव के त्याग करने से ये क्या हो गया? O नेगेटिव हो गया। क्लियर है? तो यहां पर अब इसकी स्टेबिलिटी देखिए, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन खींचता है और ये रिंग के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। फलस्वरूप जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की जो घनत्व है वो कम हो जाता है और बाहर की तरफ निकल गया। ठीक है? तो इस स्थिति की वजह से यहां ये रहा O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड और आगे रेजोनेंस शुरू हो गया और बेंजीन रिंग क्या हो गई? डीएक्टिवेट। क्लियर है बात भाई? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है COOH ग्रुप। अब इसमें रेजोनेंस शुरू हो गया, जो रेजोनेंस आगे की तरफ चलता रहेगा। क्लियर होगी बात? यानी इसका क्या रहा? इसका कुछ नहीं रहा, हट गया ना। अब यहां आते हैं, यहां इसमें देखिए क्या मामला रहना है भाई। इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट था
तो रेजोनेंस प्रेजेंट की वजह से ये रेजोनेंस बेंजीन रिंग के अंदर आ गया। अब जैसे ही मैंने इसको हटाया तो यहां ऑर्थो ग्रुप की उपस्थिति की वजह से इनके बीच में, मैं कल अपन एसआईआर इफेक्ट चर्चा कर रहे थे, ये ग्रुप और ये ग्रुप, दोनों ग्रुप की वांडर वाल त्रिज्याएं एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं। फलस्वरूप ये जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप है, यह पहले प्लेन में था, इसी तल में था, जिससे कि बेंजीन के साथ रेजोनेंस में, अब यह प्लेन से उठ जाएगा और एक ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी और एक अंदर चली जाएगी। यही हुई ना। यानी यदि ये H हटता है तो इसकी अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करेंगे अपन। H हट गया, अब साहब यहां पर ये क्या हो गया, आउट ऑफ द प्लेन हो गया। पहले प्लेन में ही था, अब प्लेन से हट गया है। यानी इसके p ऑर्बिटल, पाई p ऑर्बिटल, इसके पाई p ऑर्बिटल का तल अलग अलग हो गया। फलस्वरूप यहां रेजोनेंस, यानी ये बेंजीन का इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ नहीं जा पाएगा। क्या रहा, रेजोनेंस में इंटरप्शन हो गया, रुकावट हो गया, रेजोनेंस नहीं हो रहा। यानी मैं यूं कह दूं कि भाई ये लो साहब, इसको मैंने आउट ऑफ द प्लेन दिखा दिया। क्लियर है, इसका मतलब बेंजीन का कनेक्शन ही इससे कट गया। अब यहां रेजोनेंस जो होना है वो किससे होना है, देखिए अब क्या रहा, रेजोनेंस हुआ डबल बॉन्ड ओ, कार्बोक्सिलेट जो आयन था वह ही रेजोनेंस में रहा। क्लियर हो गई बात, बेंजीन के अंदर रेजोनेंस नहीं आया। इसका मतलब अब ये जो दो संरचनाएं बनी, इनका जो इक्विवेलेंट अपन अनुनादी संकर बनाने जा रहे हैं, वो संकर कुछ यूं बनेगा। क्लियर है, यानी यहां नेगेटिव इन दोनों पे ऊपर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ऊपर मूव कर रहा है। यानी यहां क्या बनी, समतुल्य अनुनादी संरचनाएं बन गई। ठीक है, और यहां समतुल्य अनुनादी संरचनाएं नहीं बनी थी। इसका मतलब सभी संरचनाओं में से मोस्ट स्टेबल संरचनाएं कौन सी होती हैं, समतुल्य अनुनादी संरचनाएं। तो मोस्ट स्टेबिलिटी किससे आई, इसमें आई। यही है ना, मैंने कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को बताया था कि कार्बेनाइन में स्टेबिलिटी, अपन अम्लों की जो स्टेबिलिटी चेक करते हैं वो कैसे चेक करते हैं, एसिडिटी, वो चेक करते हैं कि अम्ल का अपन कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं और वह बेस जितना स्टेबल होता है वह अम्ल उतना ही अधिक अम्लीय होता है। यहां इसका कॉन्जुगेट बेस ये बना, यह उतना स्टेबल नहीं हो पाया। क्लियर है, क्योंकि इसमें समतुल्य अनुनादी संरचनाएं नहीं बनी। यहां वो समतुल्य अनुनादी संरचनाएं बन गई और बनने की वजह से बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो स्थिति पर कोई भी ग्रुप होगा उस स्थिति में इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस जो है वो बेंजीन के साथ में नहीं हो पाएगा और केवल अनुनादी संरचनाएं कार्बोक्सिलेट आयन की बनती हैं जो कि समतुल्य होती हैं। पहली चीज ये रही अपनी इसकी। क्लियर है बात। अब दूसरा चीज लेते हैं अपन, इसको अलग अलग फैक्टर लगा करके और एक नॉर्मल अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको अप्लाई करवाते हैं। लीजिए यहां पर ये बेंजोइक एसिड रहा और बेंजोइक एसिड एक सिंपल रखा मैंने, COOH, एक ऑर्थो पे NO2 लगा दिया, COOH एक पैरा पे NO2 लगा दिया और एक मेटा पे NO2 लगा देते हैं। ठीक है, अब RHI इफेक्ट के अनुसार मैंने अम्लों की अम्लता बताई थी कि कैसे अपने को जांचनी है, लेकिन यहां पर बेंजोइक अम्ल और एनिलीन में कौन सा इफेक्ट ध्यान रखें, जब भी एसिडिटी की बात हो या बेसिसिटी की बात हो तो बेंजोइक और एनिलीन को ध्यान रखना, बाकी सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। इसका कैसा प्रभाव है, -R और -I, इसका मेटा पे R तो लगेगा नहीं, -I, और इसका -R और -I। अम्लों की अम्लता अपन ने डिसाइड करनी थी, तो क्या होता है अम्लों की अम्लता का क्रम, -R ग्रेटर देन -H ग्रेटर देन -I ग्रेटर देन सिंपल ग्रेटर देन +I ग्रेटर देन +H ग्रेटर देन +R। यही था ना। अब अपन इसको अप्लाई करवाते हैं, तो बताइए सबसे ज्यादा R किस पे, इन दोनों पे, ऑर्थो और पैरा पर -R है। अब इन दोनों में R है तो फिर आगे है ये -I दिशात्मक है और डिस्टेंस फैक्टर है, तो ये पास वाला है। क्लियर है, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया, ऑर्थो का हो गया, कोई समस्या ही नहीं रही यहाँ पर, सबसे ज्यादा हो गया ऑर्थो का। ऑर्थो के बाद में कौन हो गया, पैरा का। पैरा के बाद में I लग रहा है मेटा पर और इस पर कोई नहीं लग रहा। क्लियर है बात, तो ये हो गया सिंपल, इसको मैंने लिख दिया सिंपल। ये तो हो गई NO2 का ऑर्डर। अब अपन इसी ऑर्डर को चेंज करते हैं और इस ऑर्डर को चेंज करके यहां कोई दूसरा ग्रुप लगा देते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। जैसे अपन ने ले लिया OR। क्लियर है बात।
OR में अब इसका कौन सा प्रभाव, प्लस आर, प्लस आर और माइनस आई, ऑक्सीजन की वजह से माइनस आई, इसका प्लस आर होगा नहीं, माइनस आई, इसका प्लस आर और माइनस आई। अब कौन सा होना चाहिए, सेकंड वाला। ये NO2 का ऑर्डर लिखा मैंने यहां पर, ठीक है। और अब ले रहे हैं अपन OR वाला। अब बोले RR वाला, तो ये तो सबसे लास्ट में गए ना, सबसे लास्ट में आर इफेक्ट सबसे लास्ट में, प्लस आर वाला। तो पहले पहले कौन आना चाहिए, पहले पहले आना चाहिए मेटा, यही बात है, पहले पहले आएगा मेटा। माइनस आई है ना, माइनस आई के बाद कौन आएगा, सिंपल, ठीक है। सिंपल के बाद कौन आता, इस पर प्लस आर है, इस पर प्लस आर है, दोनों पे माइनस आई, ज्यादा माइनस आई किस पर, ऑर्थो वाले पे। तो ये ऑर्थो और लास्ट में पैरा, यही होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, और क्या करना है, ऑर्थो को उठाना है और कहां रखना है, आगे रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि यहां इफेक्ट कौन सा था, ऑर्थो इफेक्ट, यानी बेंजोइक अम्ल में OR ऑर्थो पोजीशन पर, यानी बेंजोइक एसिड हो उसकी ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप हो तो उसकी अम्लता वह बढ़ा देता है, यानी अम्लीय प्रकृति इसकी बढ़ जाएगी। तो ऑर्थो था कहां, पैरा से पहले, लेकिन आ गया कहां, सबसे ऊपर। क्लियर है बात। तो यहां NO2 हो, OR हो या CH3 ग्रुप हो, सभी में सबसे ज्यादा कौन होगा, ऑर्थो ही होगा। क्लियर होगी बात। चाहे कैसा भी ग्रुप हो, यह माइनस आर वाला है, यह प्लस आर वाला है, और यह प्लस एच वाला है, या प्लस आई वाला, यही होगा ना। तो तीनों की तीनों, यानी हर कंडीशन में ऑर्थो ही सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। क्लियर होगी बात। ये रही अपनी बेंजोइक एसिड की एसिडिटी। लीजिए अब ऑर्थो इफेक्ट देखते हैं अपन एनिलीन में। तो एनिलीन का मैं कह रहा हूं कि भाई एनिलीन की जो क्षारीय प्रकृति है वह घट जाती है यदि ऑर्थो पर कोई भी बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उसकी क्षारीय प्रकृति को घटा देता है। तो यहां लेते हैं अपन ये एनिलीन और एक्सप्लेन करते हैं इसको, देखते हैं कि भाई एनिलीन किस प्रकार से क्षारीय प्रकृति को घटा देता है यदि ऑर्थो के ऊपर कोई ग्रुप मौजूद हो तो। अब क्षारीय बेसिक स्ट्रेंथ का भी एक पूरा का पूरा वीडियो है। यदि बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है ये अपने को ज्ञात करना हो तो बिल्कुल आप जीओसी के पिछले वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि बेसिक स्ट्रेंथ किस प्रकार से चेंज होती है। तो ये रही साहब एनिलीन, ये रहा, और एक में मैंने ऑर्थो स्थिति पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन डाल दिया, नो मैटर दैट दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रोइंग, कैसा भी ये ग्रुप हो सकता है। तो अब इन दोनों में मैं कह रहा हूं कि इसकी क्षारीय प्रकृति है वह इसकी तुलना में अधिक होगी। इसका मतलब ऑर्थो पर यदि कोई भी ग्रुप आ गया तो उससे इसकी क्षारीय प्रकृति घट जाती है। क्षारीय प्रकृति की व्याख्या कैसे करते हैं, अपन कहते हैं कि कोई भी ग्रुप यदि उसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है किसी भी एटम पर, यदि यह किसी को देने की प्रवृत्ति रखे तो अपन कहेंगे इसकी क्षारीय प्रकृति अच्छी है, अच्छा बेसिक नेचर का है, ये क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है। अब यहां अपन देख रहे हैं नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इस पर लोन पेयर है, यदि ये दूसरे को दे दें आसानी से उपलब्ध हो दूसरों को देने के लिए, तो इसकी क्षारीय प्रकृति कहेंगे कि अपन अच्छी है, क्षारीय प्रकृति का है ये। अब यहां जब अपन इसकी बात करते हैं एनिलीन की, तो रेजोनेंस प्रेजेंट है, ठीक है, और रेजोनेंस प्रेजेंट की वजह से लोन पेयर किस में आ गया, रिंग के अंदर आ गया। रिंग क्या होगी, एक्टिव, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एनिलीन का NH2 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से रिंग होगी एक्टिव, यानी यह क्षारीय प्रकृति का कम हो गया। एक प्रकार से देखें तो भाई दूसरे को नहीं दे रहा, ये खुद को ही दे रहा है। अब यहां जब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की, इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आए तो यहां होगा क्या, वही चीज, यह आउट ऑफ द प्लेन तो हो जाएगा रेजोनेंस में, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ठीक है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा भाई, आउट ऑफ द, दोनों की वंडरवाल त्रिज्याओं की वजह से ये क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। लेकिन यहां इसकी बजाय, इसे आप इससे समझिए, इसके बल्कि ग्रुप की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके पास आना चाहिए था, इसके बल्कि ग्रुप की वजह से यह इसके पास नहीं आ पाएगा, यानी यह देगा किसको, किसी को देगा तभी तो क्षारीय होगा। अब यह दे, इसके लिए जरूरी है कि कोई इसके पास आए लेने के लिए। ये बड़ा ग्रुप जो बल्कि ग्रुप है इसको पास ही नहीं आने देगा। इलेक्ट्रोफाइल जब इसके निकट ही नहीं आ पाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर देने की कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से इसकी तो क्या होगी, बेसिक नेचर कम होगी। और यहां पर यह इलेक्ट्रोफाइल यदि इसके पास आया तो इसकी तुलना में ये लोन पेयर आसानी से इसको दिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहां कोई बल्कि ग्रुप है,
कोई भी बल्की ग्रुप नहीं है जो इस इलेक्ट्रोफाइल को रोके इसके पास आने के लिए। यहां ये ग्रुप है, इस बल्की ग्रुप के प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके निकट नहीं आ पाएगा। पहली चीज हो गई यहां पर ये। तो इसकी वजह से ये रहा कि भाई यहां स्थिति ये रही कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, जब एनिलीन के निकट ही नहीं आ पाएगा तो बेसिक नेचर इसकी अपने आप ही घट जाएगी। अब लेते हैं इसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। यानी अब ध्यान रहे, एनिलीन में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कोई भी यदि एनिलीन है तो वह सबसे कम बेसिक होगा, सबसे कम। अब लेते हैं अपन ये, अब फटाफटी आपको बताना था भाई, ये लो NH2 और ये जोड़ दिया NH2, यहां R जोड़ दिया, फटाफट बताना था किसकी बेसिक नेचर ज्यादा, सोचना ही नहीं है। यहां ऑर्थो इफेक्ट है, ये लो एक ही ज्यादा 20। क्लियर है बात। अब यहां ले लेते हैं अपन NO2 ग्रुप, वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रोइंग सारे ले लेते हैं एक बार में, ताकि अपना पूरा क्लियर हो जाएगा। NH2 और ये NH2, ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया और ये पैरा हो गया। ठीक है, ये सिंपल। इसका प्रभाव कैसा, इसका प्रभाव -R और -I, इसका प्रभाव -I और इसका प्रभाव -R और -I, यही रहे प्रभाव। अब लेते हैं, अपन क्या चाह रहे हैं कि यदि लोन पेयर यहां मौजूद है, यदि ये लोन पेयर मौजूद हो तो लोन पेयर दूसरे को दिया जाए, तब तो ज्यादा अच्छा होगा। यदि खुद ही खींच ले, खुद के अंदर यदि खींच लेता हो तो उसकी क्षारीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहां खुद को खिंचवाना है, खुद को खिंचवाने का मतलब क्या हो गया, -R लगाओ। -R यदि अपन लगवा रहे हैं तो सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है, ए बी, ये वाला मान लो ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा ये खींच रहा है। और उसके बाद में मैं लोन पर खींचने की बात कर रहा हूं, देने की बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद में पैरा वाला, और उसके बाद में -I वाला, मेटा वाला, और सबसे लास्ट में ये रहा ना। क्लियर है बात। ये इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने की है तो देने की क्या रहेगी, उल्टा। सबसे सिंपल मेटा, पैरा और ऑर्थो गया लास्ट में ऑर्थो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में कोई दिक्कत नहीं थी। अब डोनेटिंग लो, OR OR और OR। इफेक्ट कैसा रहा, +R -I +R और -I। ठीक है, तो ये तो रहा कब, जब NO2 हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात करें, इलेक्ट्रॉन खिंचवाना है अपने को, तो इलेक्ट्रॉन खिंचवाना है, तो इलेक्ट्रॉन खिंचवाना है तो ये तो क्या करेंगे, ये तो देंगे, और तो पैरा वाले, तो ये तो गए सबसे लास्ट में। खिंचवाने वाला अब कौन है, मेटा, तो एक नंबर पे आ गया मेटा। फिर आ गया सिंपल, आ गया ना, खिंचवाने की बात है। अब इन दोनों की बात करें तो -I इस पे ज्यादा, तो ये ऑर्थो और ये पैरा। उल्टा करो, पैरा ग्रेटर देन ऑर्थो ग्रेटर देन सिंपल ग्रेटर देन मेटा। अब यहां ये ऑर्थो यहां नहीं रहेगा, अब कहां जाएगा, ये मेटा से भी नीचे चला जाएगा। क्लियर हो रही है बात, कारण ऑर्थो इफेक्ट। तो यहां ऑर्डर ये रहा इसका, यदि OR डोनेटिंग ग्रुप हो उस स्थिति के लिए। तो यहां पर आपने देखा बहुत आसानी से अपन ने समझाया कि बेंजोइक एसिड और एनिलीन दोनों की यदि ऑर्थो पोजीशन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन लगा दिया जाए तो उस स्थिति में एनिलीन की क्षारीय प्रकृति कम हो जाती है और बेंजोइक अम्लों की जो अम्लता है वह बढ़ जाती है। इसे ही ऑर्थो इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी दिस वन इज ऑल्सो नोन एज SIR, यानी SIR का ही एक विशेष भाग है, विशेष रूप है ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, तो कल आज अपना GOC का जो 13 चैप्टर रहा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की जो जो अपने को व्याख्याएं करनी थी वो अपन ने कर ली है। GOC का एक भाग कंप्लीट होता है, GOC चलेगी अपने 4 भाग में, एक भाग कंप्लीट करवा रहा हूं आज, यहां कंप्लीट होता है GOC का दूसरा, तीसरा और चौथा 4 पार्ट और आने बाकी हैं अभी, वो आएंगे बहुत जल्द ही। आप बने रहिए केमिस्ट्री धाम के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।